हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज की अगर बात करते हैं तो आपको भी पता है प्लाज्मा थेरेपी काफी चर्चा में रहा और आप भी जानते हैं कि पिछले कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी की जब बात करते हैं तो बड़े स्तर पे इसका यूज किया गया था। इवन अगर बात करते हैं तो काफी लोगों को इसमें लाभ भी हुआ और काफी लोगों को नुकसान भी हुआ। और सरकार की अगर बात करते हैं, आईसीएमआर की जब बात करते हैं तो उसने अब घोषित कर दिया कि अब हमारे यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी नहीं चलेगी। मूल अगर बात करते हैं तो इसकी क्या संरचना है, क्या इसकी बनावट है, किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले समझने की बात करते हैं कि आखिर प्लाज्मा होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में खून होता है। ब्लड की जब बात करते हैं तो ब्लड में कुछ इस तरीके से बनावट अगर बात करें तो विशेषता आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं, फिर आपकी स्वायत्त रक्त कणिकाएं और कुछ आपकी प्लेटलेट्स। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक पदार्थ पाया जाता है जो कि येलो कलर का होता है, जो खास करके प्लाज्मा के नाम से देखने मिलता है। आप भी जानते हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे लाल रक्त कणिकाओं की जब बात करते हैं जो कि आपके हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का वहन करता है। इस तरीके से अगर जो व्हाइट ब्लड की बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे जो टूट फूट होती है उसको संरक्षित करता है। साथ ही अगर जो प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, इवन अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इसका मूवमेंट हमारे शरीर में सुनिश्चित करता है। मूल अगर बात करते हैं तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जो प्लाज्मा है एक तरीके से खून की तरीके से, जैसे खून हमारा होता है उस खून में लिक्विड की मात्रा इसमें देखने मिलती है। इवन अगर बात करते हैं तो अगर जो 100% हम ब्लड मान ले तो उसमें लगभग 55% की मात्रा केवल प्लाज्मा होती है। इवन अगर बात करते हैं तो उस प्लाज्मा में नो डाउट पूरा प्लाज्मा होता है, लेकिन उसमें भी लगभग 90 से 92% क्या होता है, उसमें वाटर होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें क्या होता है, कुछ आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये मूल कार्य क्या करता है, तो हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन वगैरह शरीर में पाई जाती है, इनको जो हमारे विभिन्न अंग होते हैं उनको खून के माध्यम से विभिन्न तक पहुंचाता है। हमने जैसा कि बताया कि हमारे शरीर में इसकी मात्रा 52 से 62% देखने मिलती है। एक एवरेज के रूप में कह सकते हो कि 55% मात्रा इसकी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें प्लाज्मा देखने मिलता है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये चूंकि पूरे ब्लड में मिक्स होता है तो हम कैसे इसको अलग कर पाएं, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसको साइंस में हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। और उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि मिक्सर में जब हम किसी चीज को चलाते हैं बड़ी तेजी से तो जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो यही प्रोसेस जब किया जाता है तो ब्लड इस तरीके से आपकी क्लोटिंग हो जाती है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नीचे बढ़ जाती हैं, बीच में व्हाइट हो जाती है और ऊपर क्या हो जाती है, आपकी प्लाज्मा हो जाती है। और इसी प्लाज्मा को हम फिर क्या करते हैं, अलग करके शरीर में जो आपका एक तरीके से व्यक्ति होता है उस शरीर को डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, ये आपकी थेरेपी मूलतः काम करना चालू कर देती है। अब होता क्या है हमारे शरीर में, ध्यान रखिएगा, आप देखे होंगे हमारे यहाँ पे जो जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उन सेल की कुछ इस तरीके से संरचनाएं होती हैं। हमारा शरीर जो काम करता है वो एंटीबॉडी और एंटीजन के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप भी जानते हैं हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में क्या होती है, एंटीजन होती है, एक तरीके से प्रतिरक्षक क्षमता होती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो बाहर के तत्व होते हैं उनको हम एक तरीके से एंटीबॉडी कहते हैं। और इसकी अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाई जाती है, अगर जो कोई एंटीजन उसके ऊपर आकर के मिलता है तो वही इस तरीके से वर्क करता है। हालांकि हमारे शरीर की जब बात करते हैं तो जो विभिन्न बीमारियां होती हैं वो अलग अलग स्वरूप लेकर के हमारे सेल पे अटैक करती हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये नेचुरल चलता रहता है। हमारे शरीर में एक तरीके से एंटीजन भी होता है, एंटीबॉडी भी होती है और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन मान लेते हैं संयोग की बात हो गई जिस कारण से हमारे शरीर में कोई एंटीजन नहीं उपलब्ध हुआ और उसके कारण से कोई बाहरी एंटीजन क्या हो गया, चूंकि इसको जोड़ना ही है और उस कंडीशन में क्या कर सकता है, ये इसके माध्यम से एंटीबॉडी पे जुड़ जाएगी। और जब यहां पे जुड़ती है तो पिछले क्रम में हमने बताया भी था कि किस तरीके से ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के अंतर्गत ही कुछ इस तरीके से आपको संरचनाएं देखने मिलती है, जिसमें कोरोना का हमने देखा भी था कि किस तरीके से हमारे पूरे सेल को डैमेज कर देती है। यहां पे अगर बात करते हैं तो यही कंडीशन यहां पे भी होती है। और अगर जो यहां पे बात करें तो बाहरी अगर जो कोई हम अपने शरीर में एंटीजन डाल देते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारी जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्योंकि अगर जो ये रहेगा पहले से ही तो बाहरी जो अलग से तत्व हमारे शरीर में एंटर करेंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और इसी व्यवस्था को हम खास करके प्लाज्मा थेरेपी में देखते थे। क्यों? क्योंकि जो कोविड पेशेंट होता था तो उसके अंतर्गत आपके कोविड से संबंधित वायरस अंदर हो जाते थे। इवन कह सकते हो कि उसको अंदर लेने के साथ ही साथ वो जब रिकवर हो जाता था तो यूं कह सकते हैं कि इनके संबंध में जो आपकी एंटीबॉडी और एंटीजन है उनके संबंध में उनके अंतर्गत प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती थी। तो इसी कारण से हम उस व्यक्ति के प्लाज्मा को लेकर के, जो व्यक्ति खास करके इससे पीड़ित है, इससे दूषित है, उसके शरीर में क्या करते थे, उसको डालने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर क्या हो गया था, एक तरीके से एंटीजन पहले से मौजूद थे जो कहीं ना कहीं हमारे एक स्वस्थ सेल पे असर नहीं कर सकते थे। मूल अगर बात करते हैं तो इसका जो पूरा श्राप देखने मिलता है, आप भी जानते हैं कि पुराने समय में भी इसको यूज किया जाता था। जैसे अगर बात करते हैं तो यूएसए में एक आपका स्पेनिश फ्लू फैला था, खास करके 1918-1920 के बीच, जब इसका इस्तेमाल विधिवत तरीके से किया गया था। इसी तरीके से हांगकांग की जब बात करते हैं तो वहां पे एक बीमारी फैली थी जिसे कहते हैं सार्स, यानी कि
अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये 2005 में फैली थी और उस कंडीशन में भी प्लाज्मा थेरेपी बड़े अस्थिर तरीके से काम किया था। स्वाइन फ्लू की जब बात करते हैं, जिसको हम H1N1 कहते हैं, जो कि 2009 में फैला था, इसमें पूरी तरीके से वर्क किया। और इसी तरीके से इबोला वायरस का नाम आपने पीछे सुना भी था, उसमें भी इसने बड़े स्तर पर काम किया था। तो इस कारण से हमारे यहाँ पे जब कोई भी इस तरीके से कोई देखने को मिलता है जहां पे हम कोई टीका, कोई दवा ना घोषित कर पाते हैं, तो कैसे बीमारी को रोका जा सके, उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी हम मूल रूप से अलाउ कर देते हैं। और पिछला कंडीशन वही था कि कोविड की कोई वैक्सीन नहीं थी, तो इस कारण से हमारी सरकार ने, ICMR ने क्या किया, इस प्लाज्मा थेरेपी को एक तरीके से अलाउ कर दिया। इवन आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ पे लखनऊ जैसे शहर में क्या किया गया था, बड़े स्तर पर प्लाज्मा बैंक वगैरह की भी स्थापना कर दी गई थी। और लोगों से हम लोग हमेशा व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के माध्यम से यही कहते थे, भैया प्लाज्मा डोनेट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हमारा मरीज स्वस्थ हो जाए। बेचारा पहले तो अपना एक तरीके से कह सकते हो कि कोरोना से पीड़ित था, किसी तरीके से रिकवर हुआ और उसे यही डर लगता है पता नहीं किस रिश्तेदार का फोन आ जाए कि भैया कल हमें थोड़ा सा प्लाज्मा चाहिए। खैर, इन सब चीजों की जब बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। अब इस प्लाज्मा थेरेपी की जब बात करते हैं तो वही हमने संदर्भ लिया कि कोई भी जो कोविड से संबंधित व्यक्ति होता है, जब इससे बीमार रहता था तो उसके शरीर में इस तरीके से क्या होता था, एंटीजन और एंटीबॉडी का पूरा खेला चलता था। और जब वो ठीक हो जाता था, कहीं ना कहीं उसके शरीर में पूरी तरीके से एंटीबॉडी पूर्णतः मौजूद होती थी। अब यही संदर्भ होता था कि ये जो पूरी एंटीबॉडीज होती थी वो क्या करती थी, जो बाहरी एंटीजन होता था उससे लड़ने में मदद करती थी। और जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं इसके लेकर के, जहां पे लो इम्यूनिटी की बात की जाती है, उसका संबंध यहीं से होता है कि अगर जो अच्छी इम्यूनिटी है तो हम तो अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन लो इम्यूनिटी होगी तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, इसका नुकसान देखने मिलेगा। अगर जो इसी संरचना की बात करते हैं तो इसी आधार पर हमें यह घोषित किया गया कि अगर जो हम संक्रमित व्यक्ति के खास करके एंटीबॉडीज को क्या करें, अपने शरीर में डलवा लें, यानी कि जिसने रिकवर किया है उसके एंटीबॉडीज को अगर जो अपने शरीर में डलवा ले तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर भी इस तरीके से संरचनाएं मौजूद हो जाएंगी जो बाहरी तत्वों को क्या करेंगी, वहीं पर ही रोक पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इसका पूरा संदर्भ देखने मिलता था वो कुछ इस तरीके से था कि मूल रूप से कोई बाहरी व्यक्ति था जो खास करके पेशेंट हुआ करता था, उसके ब्लड को लेते थे और ब्लड लेने के बाद उससे प्लाज्मा अलग करते थे, फिर क्या करते थे, जो व्यक्ति पीड़ित होता था उसके शरीर में डालते थे। लेकिन पुनः हमने देखा कि एक शोध वगैरह किया गया। मूलतः अगर बात करते हैं तो इस शोध का जो संदर्भ था वो हमारे यहाँ की जो संस्थान है ICMR, उसने यहाँ पे खास करके 464 व्यक्तियों के ऊपर इस शोध को एनालिसिस किया, जिसमें 235 व्यक्तियों को क्या किया, ये प्लाज्मा दिया। और खास करके इसी के साथ 229 व्यक्तियों को क्या किया, प्लाज्मा नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो एटलीस्ट रिजल्ट आता है उसमें खास करके एक व्यक्ति की केवल डेथ होती है, जबकि हमने जिसको प्लाज्मा नहीं दिया था उसमें भी केवल एक व्यक्ति की डेथ होती है। इवन अगर बात करते हैं वेंटिलेटर सिचुएशन की, जहां पे ICU वगैरह की बात की जाती है, तो जिसको प्लाज्मा दिया गया केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर तक जाने की जरूरत पड़ी। तो एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे इक्वल कंडीशन देखने मिला, जहां पे हमने प्लाज्मा दिया और जहां पे प्लाज्मा हमने नहीं दिया। तो इस कारण से सरकार ने सोचा जब दोनों के रिजल्ट सेम है तो फिर क्या मतलब इसका निकलता है, क्योंकि लोगों को भी काफी परेशानी हो रही थी प्लाज्मा को ढूंढने के अंतर्गत। विशेषतः अगर बात करते हैं तो लेसेंट नाम से एक जर्नल है जो कि इंग्लैंड में प्रकाशित होता था और उसके द्वारा भी 11,558 व्यक्तियों के ऊपर इस तरीके से रिसर्च किया गया, जिसमें 24 व्यक्तियों की अगर बात करते हैं तो इन 11,558 व्यक्तियों को खास करके 2 कैटेगरी में, जिसमें 5,795 व्यक्तियों को क्या किया गया, प्लाज्मा थेरेपी दिया गया। इसके अलावा 5,763 व्यक्तियों को क्या किया गया, सामान्य रूप से जो आपकी दवा दारू होती है उस तरीके से यहाँ पे सुरक्षित रखा गया। फिर से इसका जो एनालिसिस किया गया वहां पे देखा गया कि 28 दिन के बाद कितने लोगों की मौत हुई, तो ध्यान रखिएगा केवल 24%, यानी कि कह सकते हो 1399 लोगों की डेथ हुई। और इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो यहां पे भी हमने देखा तो करीब 1408, यूं कह सकते हो केवल 24% ही लोगों की डेथ हुई। तो भाई प्लाज्मा देने का क्या मतलब निकला, जब 24% डेथ वहां पे भी हो रही थी, 24% डेथ यहां पे हो रही थी। इवन अगर बात करते हैं जो लोग खास करके डिस्चार्ज हो रहे थे 28 दिनों में, तो किन लोगों को, तो यहां पे भी देख सकते हैं कि लगभग 66% लोग। यहां पे अगर बात करते हैं तो यहां पे भी लगभग 66% लोग क्या हो रहे थे, डिस्चार्ज हो रहे थे। सेम कंडीशन देखने को मिली। इवन अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपको प्रमुख रूप से देखने मिलती है कि डेथ का कंडीशन क्या था, वेंटिलेशन का क्या कंडीशन था, तो दोनों में लगभग सेम कैटेगरी आ रही थी। तो सरकार ने सोचा कि जब प्लाज्मा देने से भी वही कंडीशन है और प्लाज्मा ना देने से वही कंडीशन है, तो प्लाज्मा का वर्क ही क्या है। इवन अगर बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे अर्जेंटीना देश के द्वारा भी 2 मुख्य तत्वों का यूज किया गया। एक को
इसी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जहां पे एक व्यक्तियों को क्या किया गया, प्लेसिबो इस तरीके से एक आपका लिक्विड होता है जहां पे इसको दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत 105 लोगों को दिया गया। और प्लाज्मा थेरेपी की जब बात करते हैं तो वो 228 लोगों को दी गई। और सेम कंडीशन वहां पे भी देखने मिली कि जो डेथ रेशियो था वो भी सेम था, और जो आप एक तरीके से कह सकते हो व्यक्ति रिकवर होता है उसका भी रेशियो सेम ही था। तो इस कारण से अंततः सरकार ने यह माना कि प्लाज्मा कोई हमारे लिए रामबाण नहीं है, बल्कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है जहां पे हम सामान्य रूप से इस सामान्य दवाओं को ही यूज करके व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है किसी एक खास करके रिकवर व्यक्ति को परेशान करने की। और आपने भी देखा था व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक हर जगह एक ही होता था, प्लाज्मा डोनेट करें, जीवन दान करें, जीवन दान करें। और इवन वो जो खास करके रिकवर हुआ व्यक्ति होता था वो तो हमेशा डरा रहता था कि पता नहीं किस रिश्तेदार का फोन आ जाए जो कह दे भैया हमें प्लाज्मा दे दीजिए। तो इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद अब सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि हमारे यहाँ पे अब प्लाज्मा थेरेपी को एक तरीके से बंद नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः बंद नहीं किया गया है, केवल एक घोषित कर दिया गया है कि अगर जो कोई चाहता है तो वो अपना कराए, लेकिन अगर जो कोई नहीं चाहता है तो उसके ऊपर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होगी। तो एक तरीके से कह सकते हो कि प्लाज्मा थेरेपी को थोड़ा सा नल कर दिया गया है। विशेष ध्यान रखिएगा, ये कोई नई डिजीज नहीं है, ना कोई बड़ी परेशानी है, लेकिन आप भी जानते हैं चूंकि इस क्रिटिकल कंडीशन में सबको लगभग हो रही है, तो वही बात कहेंगे कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए और इन सब चीजों का विधिवत रूप से प्रयोग करिए, क्योंकि आप जब अपने घर पे सुरक्षित रखेंगे तो बाकी कोई चीजों की दरकार ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।